चलिए, तो अब हम आगे बढ़ें और बायोटिक कम्युनिटी को मतलब कि बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम को देखें। उससे पहले हम इकोसिस्टम के बारे में कुछ जनरल पॉइंट समझेंगे, और एक जनरल पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बन के आते हैं, और ये आगे इकोसिस्टम के बेस को, कंसेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो नाउ पहला पॉइंट कि अभी जैसे मैंने आपको बोला कि इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और ये इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इकोसिस्टम मे बी नेचुरल, मे बी आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम कंप्लीट भी हो सकता है, इकोसिस्टम इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इकोसिस्टम परमानेंट भी हो सकता है, इकोसिस्टम टेम्पररी भी हो सकता है। अब मैं एक करके एक्सप्लेन करता हूं। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो नेचर के प्रोसेसेस के द्वारा बनी है, आपने नहीं बनाया, ह्यूमन ने नहीं बनाया है, उसको इंटेंसली बनाया नहीं गया है, बन गया है नेचर के द्वारा, नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। एक बार की बात है, बचपन में जहां आप जाया करते थे खेल खेलने के लिए, जिस मैदान में, उस मैदान में किसी व्यक्ति ने पेड़ लगा दिए और अब वो मैदान मैदान नहीं जंगल बन गया। बन गया नहीं, बनाया गया है, फर्क है, समझिए बात को। मैदान जंगल बन गया नहीं, बनाया गया है। एक बार की बात है, जिस जंगल में, जिस मैदान में आप खेलने जाते थे, आप पढ़ाई लिखाई करके बड़े हो गए और आपके पूरे बैचमेट्स उस मैदान में अब खेल खेलना छोड़ दिए, और काफी सालों बाद जब आप लौट कर पुरानी यादें देखने के उस मैदान में क्या बचा है, तो आपको वो जंगल दिखा। आपने पता किया कि जंगल किसकी है, आपको पता चला किसी ने यहाँ पर पेड़ नहीं लगाया है, वो जंगल बना है, बनाया नहीं गया है। फर्क है, पकड़िए बातों को। वो जंगल बना है, बनाया नहीं गया है। इसका मतलब अगर नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, नेचर के द्वारा अगर कोई इकोसिस्टम स्टैब्लिश हो रहा है तो वो नेचुरल है, अदरवाइज आर्टिफिशियल है। मैं आपको कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल देता हूं। गार्डन, गार्डन बनता नहीं है, बनाया जाता है। यार, एक ही जगह पर हर प्रकार के फूल एक साथ हो, ऐसा हो नहीं सकता है, कराया जा सकता है। अरे यार, ऐसा नेचुरली नहीं होता है, ऐसा आप करा रहे हो। एक ही पर्टिकुलर चैम्बर में हर प्रकार की मछलियां रह ले और वो मछलियां इजीली ग्रो करे एक ही पर्टिकुलर छोटे से एरिया में, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कराया जाता है। आप एक्वेरियम बनाकर कराते हो ऐसा। एक ही जगह पर गन्ने का बहुत सारा पेड़ उग जाए, ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ऐसा कराया जाता है इंटेंसली। यू नो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं क्रॉपलैंड के बारे में बात कर रहा हूं, मैं खेतों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं गार्डन, मैं बागवान के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एक्वेरियम के बारे में बात कर रहा हूं। ये बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। और जो बनते हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर दो प्रकार का होता है। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड। एक बार की बात है, आप जहां खेलने जाते थे, आपने इसको छिल छाल कर एकदम बढ़िया पिच बना रखा था क्रिकेट खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए और कुछ भी और आप 6-7 महीने तक वहां खेलने नहीं गए, और 6-7 महीने के बाद आपको वहां पे क्या दिखा? घास। वो एरिया ग्रासलैंड बन गया जहां कुछ नहीं था। बन गया, बनाया नहीं गया है। अगर मैं ये कहता कि मैं वहां पे जाके घास के स्पोर्ट्स डाल रहा हूँ, घास के सीड डाल रहा हूँ, तब जाके मैं घास उगा रहा हूँ, तो ऐसा मैं अपने घर के छतों पर कर रहा हूँ, छत की शोभा बढ़ाने के लिए। अगर मेरे घर के छत पर मिट्टियां डालकर मैंने घास उगाया, उगाया है, उगा नहीं है, उगाया है, आर्टिफिशियल नॉट नेचुरल, और मैं इस घर में 1 साल तक ना रहूं,
हो सकता है कहीं से मिट्टी उड़ उड़ कर बह बह कर मेरे घर के छत पर आ जाए और घास उग जाए, उग जाए, उगाया नहीं है, उग जाए तो नेचुरल है, उगाए तो आर्टिफिशियल है। समझ रहे हैं पॉइंट को? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, क्वेश्चन वाला बोलना क्या चाह रहा है। तो टर्स्टियल इकोसिस्टम में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, अभी मैंने आपको कहा वो ग्रासलैंड वो जगह जहां आप खेल खेला करते थे बचपन में, फिर आप चले गए उस एरिया को छोड़ के, और हो सकता है कि वो ग्रासलैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया नेचुरल। हो सकता है जब आप लोग वहां पे खेलना छोड़ दिए हो, उस प्लॉट को किसी ने खरीदा हो और वहां पे शीशम का, सागवान का वहां पे पेड़ लगवाया हो और वो जंगल बना दिया गया हो तो आर्टिफिशियल होगा। बन गया हो तो नेचुरल होगा। और नेचुरल में अगर जमीन पे ये चीजें हो रही है तो टर्स्टियल होगा। ऐसे और देखो, डिजर्ट, डिजर्ट कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पर किसी कारणवश बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, हो सकता है ग्रासलैंड डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया किसी कारण, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रासलैंड या फॉरेस्ट डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, हो जाए तब तो नेचुरल है। नेचुरल में भी टर्स्टियल है। आप जानबूझ के उसको डिजर्ट में कन्वर्ट कर दो तो आर्टिफिशियल है। समझ रहे कि नहीं बात? तो ये तो हो गया टर्स्टियल। नाउ एक्वेटिक, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड में बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पॉन्ड में बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर पॉन्ड तो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। सुनना मेरी बात, एक बात कान खोल के सुन लेना। पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज नेचुरल इकोसिस्टम। जब तक क्वेश्चन वाला कुछ ना बोल रहा हो तो आप पॉन्ड इकोसिस्टम को नेचुरल ही समझेंगे, आर्टिफिशियल कतई नहीं समझेंगे। मुझे पता है कि आप क्वेश्चन मार्क खड़ा करेंगे। क्या खड़ा करेंगे? सर हमने देखा है कि सरकार मनरेगा में काम कराती है मजदूरों से और गड्ढे खुदवा खुदवा के रखती है और बरसात के दिनों में उस गड्ढे में पानी भर जाता है। रेनी वाटर को स्टोर करने के लिए गड्ढे खुदवाए जाते हैं, तो बरसात के दिनों में वो गड्ढे पॉन्ड बन जाते हैं। उसमें मछलियां भी रहती है, उसमें सांप भी रहता है, उसमें कछुआ भी रहता है, सब रहता है, प्लांट भी उगते हैं, तो एक पॉन्ड तैयार हो जाता है। सुनेगा ध्यान से। हाँ ये सच बात है कि वो आर्टिफिशियल है, बट जब तक क्वेश्चन वाला ना बोले तब तक आपको पॉन्ड नेचुरल ही सोचना है। मुझे एक बात बताना, हकीकत बताना, वो जो पॉन्ड बनाया गया है, क्या वो पॉन्ड पॉन्ड बनाने के मकसद से बनाया गया है या रेनी वाटर को स्टोर करने के मकसद से बनाया गया है? आंसर बताइए सभी लोग। वो जो पॉन्ड बना बरसात के पानी भरने से, गड्ढे खोदने के बाद, वो पॉन्ड बनाने के मकसद से वो पॉन्ड बनाया गया या फिर रेनी वाटर को स्टोर करने के मकसद से वो पॉन्ड बनाया गया? मकसद क्या है? पॉन्ड बनाना मकसद नहीं है, सरकार से पूछ लीजिएगा। रेनी वाटर का स्टोरेज करने के लिए गड्ढे खोदे जाते। और जो मेजोरिटी होता है, मेजोरिटी पे जाओ, मेजोरिटी पॉन्ड आर नेचुरल इकोसिस्टम। और जब तक क्वेश्चन वाला कुछ ना कहे तो आपको पॉन्ड नेचुरल ही सोचना है, राइट? अब बात करते हैं रिवर। रिवर कभी भी आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है रिवर नेचुरल ही होता है। रिवर, ओशियन, हैसियत है क्या आप बना लोगे आर्टिफिशियल ओशियन ना? ओशियन, लेक, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका एक्वेटिक नेचुरल इको सिस्टम। आप समझना ध्यान से, एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम भी दो प्रकार का होता है। ये एक्वेटिक भी दो प्रकार का, एक होता है लैंटिक और एक होता है लॉटिक। अगर वाटर ठहरा हुआ है, अगर वाटर ठहरा हुआ है तो लैंटिक, और अगर वाटर फ्लो कर रहा है, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो लोटिक। कैसे याद रखोगे? लोटिक मतलब लोट रहा है, पानी लोट रहा है, लोट लोट के आगे बढ़ रहा है, तो लोटिक इकोसिस्टम। ये बात हम एक्वेटिक के लिए ही बात करते हैं, एक्वेटिक के लिए, नॉट टर्स्टियल। ठीक है? एक्वेटिक अगर पानी लोट रहा है मतलब फ्लोइंग, फ्लोइंग वाटर, तो लोटिक। अगर पानी ठहरा हुआ है तो लैंटिक। और मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं, ये लैंटिक और लॉटिक केवल फ्रेश वाटर के लिए यूज करते हैं, मरीन वाटर के लिए नहीं करते। यानी कि ओशियन इन दोनों कैटेगरी में कहीं नहीं आएगा। फिर भी अगर ओशियन को जबरदस्ती इस कैटेगरी में लाना पड़े तो मैं बता दूंगा कहां लाना है। चलो ओशियन को तो पहले साइड करो क्योंकि वो मरीन वाटर है। अब मुझे बताओ, रीवा बताएगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, रिवर, पॉन्ड, ओशियन और लेक, इसमें से कौन कौन लैंटिक में आएगा और कौन कौन लॉटिक में आएगा?
सर रिवर आएगा अटलांटिक में और पॉन्ड आएगा, रिवर आएगा अटलांटिक में, नहीं नीचे वाले में। लोटिक, अच्छा, और पॉन्ड आएगा अटलांटिक में। और व्हाट अबाउट लेक? अच्छे अच्छे बच्चे लेक में कंफ्यूज होते हैं, लेक आएगा अटलांटिक। भैया लेक वो जगह होता है, लेक एक तरीके से समझो ना कि यूं समझो कि लेक और रिवर दो ऐसे, देख रिवर, रिवर क्या होता है कि वो वाटर जो आता है वो कहीं और से आता है और वो पानी फिर कहीं और जाता है, और उतना ही बड़ा साइज का लेक होता है। मगर लेक में पानी आने के बाद कहीं जाता नहीं, बस आता है। तो जब केवल आ रहा है और जा कहीं नहीं रहा है, लेकिन बड़ा सा एरिया जहां आ रहा है, तो बड़ा सा एरिया है जहां पानी आ रहा है, जा कहीं नहीं रहा है, तब तो अटलांटिक हो गया ना, क्योंकि आके जा रहा होता तब ना फ्लो कहते हैं। बोलो, रिवर में क्या होता है, पानी कहीं से आ रहा है और फिर कहीं जा रहा है, तब उसको रिवर कहते हैं। लेक वो होता है जहां पानी केवल आ रहा है, और पॉन्ड तो आप जान ही रहे हो, पानी जम रहा है, आ नहीं रहा है, पानी जम रहा है, वो मोस्टली रेनी वाटर होता है। ठीक है ना। व्हाट अबाउट ओशियन? तो ओशियन को मैंने पहले ही बोला कि वो मरीन वाटर है, उसको इस कैटेगरी में लाना ही नहीं अटलांटिक और लोटिक में। अगर फिर भी लाना पड़े तो कहाँ लाओगे? कोई दिमाग लगा के बताओ तो, अटलांटिक में लाओगे कि लोटिक में? विवेक, ओशियन को कहाँ लाओगे? सर लोटिक में। लोटिक में नहीं, आंसर इज अटलांटिक, ओशियन यहाँ आएगा। अब मैं कारण बताता हूँ कि समंदर में हर नदियों का पानी गिरता है, समंदर का पानी नदियों में नहीं जाता है। समझ में क्या कह रहा हूँ? समंदर में कई सारी नदियां आके खुलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि समंदर का पानी किसी नदियों में जा रहा हो। अगर ऐसा होता ना तो आज बहुत सारी नदियां खारा होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये बात आप ना सोचें। भैया एक बात बताओ, समंदर बड़ा है तो वहां लहर तो बड़ा होगा ना। लहर को आप वाटर का फ्लो ना समझे। वाटर का फ्लो का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। पानी कहीं से आ रहा हो और फिर कहीं जा रहा हो, तो उसको कहते हैं हम फ्लो। ऐसा केवल और केवल रिवर में होता है, ना पॉन्ड में, ना लेक में, ना ओशियन में। इसका मतलब लॉटिक में केवल रिवर आएगा, अटलांटिक में पॉन्ड, लेक, ओशियन सब आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ चुके हैं, चाहे वो ग्रासलैंड, चाहे वो फॉरेस्ट, चाहे वो डिजर्ट, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम बट टेरेस्ट्रियल। चाहे वो पॉन्ड, चाहे वो रिवर, चाहे वो ओशियन, चाहे वो लेक, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम बट एक्वेटिक। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मैंने आपको 2-4 एग्जांपल समझा दिए, एक्वेरियम, गार्डन, खेत, क्रॉपलैंड, एनी मोर, और क्या बोल सकता हूँ। चलिए, नाउ कंप्लीट इकोसिस्टम। देखिए भैया, ऐसा है कि कंप्लीट इकोसिस्टम वही इकोसिस्टम होता है जहां पर हर प्रकार के बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर मौजूद हों, हर प्रकार के। और एटलीस्ट, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एटलीस्ट बायोटिक फैक्टर के नाम पे एटलीस्ट प्रोड्यूसर, अभी मैं बताऊंगा प्रोड्यूसर क्या होता है, एटलीस्ट प्रोड्यूसर, माइक्रो कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर जरूर हो। डिकम्पोजर जरूर। अगर मैक्रो कंज्यूमर ना भी है तो चलेगा। मैक्रो कंज्यूमर आर नॉट इसेंशियल फॉर कंप्लीट इकोसिस्टम, बट प्रोड्यूसर, माइक्रो कंज्यूमर, डिकम्पोजर, अगर ये सब है और वहां पे एबायोटिक फैक्टर भी अच्छे खासे मात्रा में है, अप्रोप्रिएट है, इकोसिस्टम कंप्लीट। और अगर ऐसा नहीं है, इनकम्प्लीट। और अगर ऐसा है तो वो इकोसिस्टम परमानेंट, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इकोसिस्टम टेम्परेरी। तो इस बात को बच्चा क्या समझ लेता है कि इसका मतलब अगर प्रोड्यूसर, माइक्रो कंज्यूमर और डिकम्पोजर और वहां पे अच्छे खासे एबायोटिक फैक्टर भी हैं तो वो इकोसिस्टम कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको कहा था जो आया है वो जाएगा। नो वन बायोटिक कम्युनिटी है परमानेंट इन नेचर। कोई भी बायोटिक कम्युनिटी यहाँ परमानेंट नहीं है, एक दिन सबका रिप्लेसमेंट होना है। तो फिर परमानेंट क्यों लिख रहे हो? परमानेंट का मतलब स्टेबिलिटी से, स्टेबिलिटी ज्यादा और यहाँ स्टेबिलिटी कम, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है तो परमानेंट मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहाँ सब कुछ नहीं है मीन्स स्टेबिलिटी कम, मीन्स टेम्परेरी। ये कहने का मतलब है। और बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेजॉरिटी तौर पर नेचुरल इकोसिस्टम ही कंप्लीट होता है
और जो कंप्लीट होता है वही परमानेंट होता है। और मेजॉरिटी तौर पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही इनकम्प्लीट होता है, और जो इनकम्प्लीट होता है वो टेम्पररी होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेजॉरिटी तौर पर नेचुरल इकोसिस्टम ही कंप्लीट होता है, और जो कंप्लीट होता है वही परमानेंट होता है, मतलब नेचुरल इकोसिस्टम परमानेंट होता है। और मेजॉरिटी तौर पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही इनकम्प्लीट होता है, और जो इनकम्प्लीट होता है वही टेम्पररी होता है, मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम टेम्पररी होता है। विश्वास ना हो तो मैं कह रहा हूं ना कि आप जिस गार्डन में जबरदस्ती जाके एबायोटिक फैक्टर ठूस रहे हो, खाद, मिनरल, पानी, वाटर जबरदस्ती ठूस रहे हो, ठूसना बंद करो, गार्डन खत्म हो जाएगा। ठूसना बंद करो ना, गार्डन खत्म, क्योंकि वो नेचर ने नहीं बनाया था, नेचुरल प्रोसेसेस से नहीं बना था। तो फिर कहेंगे आप सर ऐसा क्या है कि नेचुरल इकोसिस्टम कंप्लीट? बेसिकली नेचुरल इकोसिस्टम आर 3 थिंग्स में कह रहा हूं। नेचुरल इकोसिस्टम आर सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग। 3 बात कर रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग, इसी को सेल्फ कंट्रोलिंग भी कह सकते हैं, और सेल्फ मेंटेनिंग। एक्चुअल में नेचुरल इकोसिस्टम नेचर और नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा बना है, तो वो खुद चलता है, उसको चलाया नहीं जाता है। उसमें प्रोड्यूसर, माइक्रो कंज्यूमर, डिकम्पोजर और सारे एबायोटिक फैक्टर खुद एग्रीगेट हुए। नेचुरल प्रोसेसेस में काफी समय लेकर एग्रीगेट हुए, और इतने अच्छे से एग्रीगेट हुए कि काफी समय लगा है, और उसको आसानी से बर्बाद नहीं किया जा सकता है, आसानी से बना भी नहीं है। मतलब नेचुरल इकोसिस्टम इजिली बनाया भी नहीं जा सकता है, और इजिली डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। वो सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग। अगर उस इकोसिस्टम में किसी भी प्रकार का कंट्रोल लाना है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बढ़ाना है और घटाना है, तो इसके लिए वो ह्यूमन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद करता है ये काम। दिस इज सेल्फ कंट्रोलिंग और सेल्फ सस्टेनिंग। अगर उस इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखना है, जैसा है वैसा ही बनाए रखना है, ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपना मेंटेनेंस खुद करता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम आर कंप्लीट एंड परमानेंट, जबकि ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड होता है, और वो ह्यूमन के सपोर्ट पर डिपेंड करता है। विश्वास नहीं हो तो एक्वेरियम को 1 महीना आप छोड़ दो अकेले, एक्वेरियम नहीं रहेगा। पानी मत बदलो, उसमें दाना पानी मत डालो, खत्म, सूख जाएगा। गार्डन की देखभाली मत करो, खत्म, सूख जाएगा। टेम्पररी था, खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो। बट अगर आप ऐसा कह रहे हो कि आज मैं जा रहा हूं जंगल की देखभाली करूंगा, वो जंगल है जो नेचुरली कभी बना था, अब नेचर ने मुझे उसका जिम्मेवारी दिया है देखभाली करने के लिए, तो भैया आपको कोई देखभाली करने की जिम्मेवारी नहीं मिली है, जबरदस्ती जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जंगल बना है, जंगल जंगल ही रहेगा, और काफी लंबे समय तक रहेगा। नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ग्रासलैंड बना है, ग्रासलैंड ही रहेगा, और काफी लंबे समय तक रहेगा। अगर आपने जबरदस्ती उसको ग्रासलैंड बनाया है, तब तो आप उसको सपोर्ट देना छोड़ोगे और वो जगह खत्म हो जाएगा। मींस नेचुरल इकोसिस्टम आर सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग, सो दे आर कंप्लीट एंड परमानेंट। और नेचुरल इकोसिस्टम 2 प्रकार का होता है, मैंने पहले बोला, एक होता है टर्स्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक। टर्स्ट्रियल फिर कई सारे एग्जांपल है, एक्वेटिक फिर 2 प्रकार का, एक लैंटिक और लोटिक। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम को हम साइज के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नैनो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम और मेगा इकोसिस्टम। अब मैं बताता हूं नैनो इकोसिस्टम कौन है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आप बोलोगे सर वाटर का एक ड्रॉप इकोसिस्टम हो सकता है? बेशक हो सकता है। इकोसिस्टम छोटे से लेकर बड़ा तक होता है, छोटे से लेकर बहुत बड़ा तक। तो बोलोगे एक सिंगल वाटर का ड्रॉप, ये वाटर का ड्रॉप, ये इकोसिस्टम कैसे हो सकता है? मुझे एक बार बताओ। इसमें जो ये वाटर है, ये वाटर खुद एबायोटिक फैक्टर, इस वाटर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, यस और नो? एबायोटिक फैक्टर। इस वाटर में मौजूद कुछ बैक्टीरिया फंजाई जरूर होंगे जो नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो मुझे बताओ, ये बायोटिक फैक्टर और ये एबायोटिक फैक्टर, क्या ये नैनो इकोसिस्टम नहीं है? बोलो। हाँ, बट अगर आप डिस्टिल वाटर की बात करोगे तो इकोसिस्टम नहीं।
क्योंकि डिस्टिल वाटर में माइक्रोब्स और बैक्टीरिया मर चुके हैं, उसमें मर चुके हैं, आपने उसको गर्म करके मार दिया, डिस्टिलेशन प्रोसेस। रेनी वाटर, नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, नल का पानी, बरसे का पानी, जो भी है, ये सब जो है, अच्छा बरसे का पानी में भी एक बात ध्यान रखना, वो भी डिस्टिलेशन होता है, उसमें भी अगर वो मिक्स नहीं हुआ है एनवायरमेंट के नॉर्मल मॉइस्चर के साथ, तब तो वो भी इकोसिस्टम नहीं होगा। टैप वाटर बोलो ना, नल का पानी, सीधा टैप वाटर, अ ड्रॉप ऑफ टैप वाटर इज अ नैनो इकोसिस्टम। नाउ माइक्रो इकोसिस्टम, छोटा छोटा इकोसिस्टम के बारे में बात करो ना, पॉन्ड इकोसिस्टम, और क्या। अच्छा मैक्रो इकोसिस्टम, बड़े बड़े, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया। अच्छा मेगा में ओशियन, ओशियन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत बड़ा एरिया बताया था ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड मेनी मोर। क्या आप मेगा इकोसिस्टम को ही बायोम कहते थे? हेलो, क्या आप मेगा इकोसिस्टम को ही बायोम कहते थे? बायोम 1000 ऑफ किलोमीटर एरिया का इकोसिस्टम बायोम कहलाता है। तो दीज आर द इकोसिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंट साइज। तो ये मैंने कई प्रकार के टर्मिनोलॉजी बताई, जनरल पॉइंट्स बताए इकोसिस्टम से रिलेटेड, जो आगे आने वाले लेक्चर में हमेशा यूज होंगे। अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है, इसको मैं आपको एक बार आपके नोट से दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए, अच्छा एक टर्मिनोलॉजी बताना रह गया, एक मिनट, एक टर्मिनोलॉजी बताना रह गया। एक टर्म है बायोसिनेसिस और एक टर्म है बायो जियोसिनेसिस, समझिएगा। बायो का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे भी बायो है और यहाँ पे भी बायो। बायो का मतलब होता है बायोटिक, मतलब लिविंग, ओके। सिनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्रुप। सिनेसिस तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ तो केवल बायोटिक ग्रुप, मतलब केवल लिविंग ग्रुप, मतलब ये बायोटिक कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। मगर यहाँ पे एक टर्म और है, और वो टर्म क्या, सुना ध्यान से। एक टर्म है जियो, और जियो का मतलब होता है ए बायोटिक, ए बायोटिक। तो इसका मतलब ए बायोटिक और बायोटिक दोनों का सिनेसिस मतलब ग्रुप, इसका मतलब ये इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपको दो टर्म दिया जाए, एक टर्म दिया जाए बायोसिनेसिस और एक टर्म दिया जाए बायोजियोसिनेसिस, और पूछा जाए इसमें से दोनों टर्म किसके लिए सुटेबल है, तो आप बोलेंगे बायोसिनेसिस फॉर बायोटिक कम्युनिटी एंड बायोजियोसिनेसिस फॉर इकोसिस्टम। बोलो बात सही है? यहां तक में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पहले आप अपना डाउट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। अभिषेक, एनी डाउट? नो सर। रिबा? नो सर। विवेक? नो सर। अब रही बात की इस पॉन्ड के बारे में, इस पॉन्ड के बारे में मुझे थोड़ी और बात करनी। मैंने क्या बोला, जब तक कुछ ना बोला जाए आप पॉन्ड इकोसिस्टम को एक कंप्लीट इकोसिस्टम मानेंगे, एक कंप्लीट इकोसिस्टम, ओके। नाउ आखिर उसको क्यों कंप्लीट मानेंगे? मैंने कहा ना कि वहां पे सब कुछ होगा, वहां पे प्रोड्यूसर होगा, वहां पे माइक्रो कंज्यूमर होगा, वहां पे डिकम्पोजर होगा, मैक्रो कंज्यूमर ना भी हो तो चलेगा। तो वहां पे प्रोड्यूसर कौन है? तो वहां पे प्रोड्यूसर कई सारे हैं। वहां पे फाइटोप्लैंक्टन भी है, वहां पे ग्रीन प्लांट्स भी है, वहां पे फ्लोटिंग प्लांट्स भी हैं, वहां पे सबमर्ज्ड प्लांट भी हैं, तो कई सारे प्लांट, ओके। वहां पे माइक्रो कंज्यूमर कौन है? वहां पे माइक्रो कंज्यूमर जू प्लैंक्टन्स भी है, वहां पे माइक्रो कंज्यूमर फ्लैजिलेट्स भी है, तो कई प्रकार के हैं, ठीक है। वहां पे डिकम्पोजर कौन है? वहां पे डिकम्पोजर बैक्टीरिया, फंजाई, सब है, मतलब मेनी मोर। तो अच्छा एबायोटिक फैक्टर कौन है वहां पे? एबायोटिक फैक्टर सॉइल है, जो टॉप पे, सॉरी बॉटम पे है, नीचे में पानी है, लाइट है, टेम्परेचर है, डिजॉल्व्ड CO2 O2 है, मेनी मोर। तो पॉन्ड इकोसिस्टम इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम। जब तक कुछ नहीं बोले तो हमको क्या सोचना है कि पॉन्ड इकोसिस्टम इज कंप्लीट इकोसिस्टम, और इस बात का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे सबसे पहले वही लिखा है, देख लो। पॉन्ड इकोसिस्टम इज कंप्लीट इकोसिस्टम, क्यों भाई? क्योंकि ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है, आप इसको हमेशा नेचुरल ही मानोगे। यहाँ पे बायोटिक फैक्टर भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है। एबायोटिक फैक्टर के नाम पे वाटर है, डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सॉइल है जो बॉटम पे है, इसके अलावा सोलर इनपुट और साइकिल ऑफ टेम्परेचर, जो आपको टेम्परेचर में पढ़ाया गया था, याद कीजिए, थर्मोरेगुलेशन ऑफ द सॉइल, मतलब कि वो थर्मल साइकिल, ठीक है। नाउ यहाँ पे बायोटिक फैक्टर क्या है? बायोटिक फैक्टर प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफ, इसके बाद कंज्यूमर मतलब हेटेरोट्रॉफ, अभी मैं बताऊंगा ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, देन डिकम्पोजर। ऑटोट्रॉफ कौन है? मैंने कहा फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड, सब सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लांट, ओके। नाउ
यहाँ पे डिकम्पोजर ये कंज्यूमर कौन है, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन के दोनों ही टाइप है, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम सॉलिड। अच्छा मैंने अभी फ्लैजिलेट्स गलती से बोल देते हेटेरोट्रॉफ में, नहीं, फ्लैजिलेट्स डिकम्पोजर है सॉइल, सॉरी पॉन्ड में। तो डिकम्पोजर कौन है यहाँ पे, डिकम्पोजर फंजाई है, बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेट्स एंड मेनी मोर। तो ये सब तो क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम के कंपोनेंट, और इससे ये पता चलता है कि पॉन्ड एक कंप्लीट इकोसिस्टम। बाकी मैंने जो भी पढ़ाया इस पूरे इसमें लिखा हुआ है, इस पूरे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां तक पहले पढ़िए, कहां तक, यहां तक, यहां तक, ठीक ना। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो एक बात लिखा गया क्या, कि नेचुरल इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ मेंटेनिंग। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है नेचुरल इकोसिस्टम में कि वो सेल्फ रेगुलेटरी है, सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ मेंटेनिंग है। सुन लेना, इन तीनों बातों का कारण एकमात्र क्या है, बायो जियो केमिकल साइकिल, जो आप पढ़ेंगे आगे। अगर बायो जियो केमिकल साइकिल नहीं चले तो नेचुरल इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होगा, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगा, सेल्फ मेंटेनिंग नहीं होगा। आप धीरे धीरे इकोसिस्टम को आगे पढ़ो, आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ मेंटेनिंग का मतलब क्या है। मैं आपको आज इतना ही लाइन कहना चाहता हूं कि अगर बायो जियो केमिकल साइकिल ना चले तो नेचुरल इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ मेंटेनिंग नहीं हो सकता है। दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम का बेसिक्स है जो आपको आगे चैप्टर में पूरा हेल्प करेगा। नाउ मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पे आऊंगा, अभी कंपोनेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, कल होगा स्टार्ट। अगर आज की लेक्चर में किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज मैंने कहाँ तक पढ़ाया और आपको कहाँ तक पढ़ना है, आज आप केवल नोट्स पढ़ लेना, बाकी चीजें कल तक, कल होगी। आज आप यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक। और इसको मैंने थोड़ा सा इसको मैंने एडिट करके करेक्शन करके भेजा है, एडिशन किया है, तो इसको मैं अभी फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। तो इसको थोड़ा सही कर लेना बैठकर चला के, ठीक है, ऐड कर लेना मतलब। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अभिषेक? नो सर। दिवा? नो। विवेक? नो सर। देखिए क्या है कि अभी इसको हम ज्यादा खींचेंगे नहीं, इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि अगर अभी खींचेंगे तो ये अभी 1 घंटा और खींचाएगा, ठीक है। और थोड़ा अभी आज फिर से क्लास को थोड़ा रिज्यूम किए हैं, तो थोड़ा सा आज स्पीड कम रहने देते हैं, कल स्पीड भी बढ़ाएंगे और टाइम आवर भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल मॉर्निंग की भी क्लास होगी, ठीक है।